हमारे साथ बड़ी बहस में चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मनीष गुप्ता हमारे साथ हैं, नोएडा स्टूडियो में पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आपका स्वागत है मनीष जी। साथ ही ऋचा सूद जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि आरके पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल हैं नोएडा में। प्रोफेसर RN दुबे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के ख्यातनाम प्रोफेसर रहे हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर मयूर जैन, जो कि डायरेक्टर हैं कुशल कार्डियक केयर के। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम इस बहस की शुरुआत करने से पहले प्रतिक्रिया ले लेते हैं हमारे सभी मेहमानों की। ऋचा जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करूंगा। ये जो फैसला लिया गया है 10वीं की परीक्षा रद्द करने का सरकार द्वारा और 12वीं की परीक्षा के बारे में अभी थोड़ा आगे डिसीजन लेने का, इस फैसले को आप किस रूप में देखती हैं? मैं इस फैसले को बहुत अच्छे रूप में देखती हूँ। ये संवेदनशील फैसला है, बच्चों के, देश के भविष्य के हक में फैसला है, क्योंकि कोरोना जिस तरीके से फैल रहा है उस तरीके से देखा जाए तो वो हॉट सेंटर्स, हॉट स्पॉट्स बन सकते हैं, क्योंकि टीचर्स, बच्चे एक ही जगह और एक ही रूम में बहुत सारे जब इकट्ठा होंगे एग्जाम्स देने के लिए, तो कोरोना से संक्रमित होने का खतरा ज़्यादा बढ़ सकता है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव, बहुत सेंसिबल फैसला है। चलिए, यहाँ पर दुबे जी, आपका क्या मानना है इस फैसले के बारे में? आप भी इस फैसले को कंप्लीटली सटीक, अच्छा फैसला मानते हैं, या इसमें और किसी बेहतर सुधार की गुंजाइश आपको नज़र आती है? नहीं, इसके अलावा कोई ऑप्शन था ही नहीं जी। क्योंकि जो जिस स्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं, ये हमने गलती कर दी थी जब बीच में रिलैक्स हो जाने का होने के कारण जो आज महामारी का रूप ले लिया है, और उससे जो जिसमें पूरा देश लॉकडाउन था, उससे बदतर स्थिति आज है। लेकिन आज मजबूरी है कि देश को लॉकडाउन पूरी तरह से नहीं किया जा सकता, क्योंकि जीवन और जीविका दोनों पैरेलल है। अगर जीवन नहीं है तो जीविका का क्या महत्व है, और जीविका नहीं तब जीवन का क्या महत्व है। तो अब दोनों के बीच में बैलेंस बनाना वास्तव में बहुत ही कठिन काम है। जो इंटरनेट का जो आप मुझे उठाए हैं, मैं बताऊँ दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस क्या है। तो अंडर ग्रेजुएट में आप जानते हैं कि 12th से तो कम ही बच्चे होंगे। उस समय इतना यूनिवर्सिटी को फेस करना पड़ा कि यूनिवर्सिटी हैज़ अलाउड स्टूडेंट कि, क्योंकि उस समय रियल टाइम पर अपलोड करना क्वेश्चन को वो हो ही नहीं पा रहा था। तो कहा भैया आप ईमेल, अपने ईमेल के थ्रू जो अथराइज ईमेल से आप यूनिवर्सिटी को दो, उसको भी हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि एक ही समय में एक ही टाइम पे अगर आप सब कुछ अपलोड कर रहे हैं तो कोलैप्स कर जाता है सर्वर। बिल्कुल ठीक है। ये जी, मैं हमारे एक और मेहमान के पास जाऊंगा। डॉक्टर मयूर जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण आपकी भागीदारी है डॉक्टर मयूर। मुझे आपके पास पहले आना चाहिए था। आपसे मैं ये समझना चाहूँगा कि ये अचानक से इतना स्टीप राइज जो हुआ है, इसको हम कैसे समझें? ये महज इसीलिए हुआ कि एकदम से सब लोगों का एटीट्यूड कैजुअल हो गया कोरोना को लेकर और फिर ये स्टीप राइज हुआ? और साथ में ये भी बताएं कि ये जो टर्म हम यूज में लेते हैं, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव और कम्युनिटी स्प्रेड, इनका क्या आशय होता है? मैं आपके फर्स्ट सवाल पे आऊँगा। आप एकदम सही आपने बताया कि ये क्यों सेकंड वेव इतना तेज आया है, क्योंकि पीपल बिकम कंप्लेसेंट, मतलब लोगों का डर, भय थोड़ा कम हो गया, जो कि गलत है। लोगों को एक तो पहली चीज ये थी कि लोग पहले वाले लॉकडाउन से थोड़ा सा प्रभावित हो गए थे, तो लोग खुल के बाहर आना शुरू कर दिए बाद में। तो लोगों ने अपना जो गवर्नमेंट ने इतना अच्छा रूल्स बनाए थे, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, दो गज की दूरी रखना, मास्क पहनना। हम अभी भी देखते हैं कितने लोग मास्क ठीक से नहीं पहनते हैं, बिना वजह घर से बाहर निकलना, ये सब फॉलो नहीं किया गया ठीक से। इनफैक्ट कई जगह रेस्टोरेंट में वेटिंग चल रहा था बीच के पीरियड में। तो ये चीज एक है। दूसरा कारण है वैक्सीन जब लॉन्च हो गया तो लोगों का थोड़ा भय कम हो गया कि अब तो वैक्सीन आ गया है, अब हम सेफ हैं। तो मैं ये भी बता दूं कि वैक्सीन लेने के बाद भी, 2 डोज के बाद भी आपका प्रोटेक्शन खाली 80% है, 80%, ज्यादा से ज्यादा। तो फिर भी आपको 20% चांस है कि इन्फेक्शन होगा। लेकिन वैक्सीन सबने लेना है, क्योंकि वैक्सीन लेने से आपकी सीवेरिटी कम होती है डिजीज की। अगर आपको हो भी गया तो आपके आईसीयू में पहुंचने का चांस बहुत कम हो जाएगा। दूसरा चीज जो आप बता रहे थे कि ये वेव जो है, तो ये वेव हमको सिखाया गया है पहले के फ्लू डिजीज से, स्पेनिश फ्लू ने हमको सिखाया था कि किस तरह ये वेव बढ़ती जाती है। ये तो सेकंड वेव है, इसकी तीव्रता इसलिए ज्यादा है कि ये जो जेनेटिक वेरिएशन है, इसका स्प्रेड होने की ताकत थोड़ी ज्यादा है। तो जब पहला ये बताया जाता है कि फर्स्ट वायरस जो था, फर्स्ट स्ट्रेन जो था, वो अगर एक आदमी 3 लोगों को फैला सकता था, तो जो नया वाला स्ट्रेन है, इट हैज द पावर टू स्प्रेड टू 10 फ्रॉम अ सिंगल पर्सन। तो इसका स्प्रेड होने का जो पावर है वो थोड़ा ज्यादा है। इसलिए हमको एज ए नागरिक
एज ए सिटीजन हमारा बहुत जरूरी है फॉलो करना गवर्नमेंट के जो रूल्स। गवर्नमेंट तो अपने तरफ से सारी कोशिशें कर रही है, बट अगर हम फॉलो नहीं करेंगे, मास्क पहनना, सिंपल चीजें हैं, मास्क पहनना और हाथ धोना टाइम टाइम पे। जी जी डॉक्टर साहब मैं एक और सवाल ऐड करूंगा आपकी इसी बात में कि एक थोड़ा हमको ये भी बताएं कि अभी इस वक्त टोटल स्ट्रेन कितने हैं भारत में प्रचलन में? अभी टोटल अभी तक तो जो है 4 स्ट्रेन ऑलरेडी जाने गए हैं जी, एंड मल्टीपल कितने स्ट्रेन से भी दो नहीं, क्योंकि ये एक फ्लू है। फ्लू वायरस जो होता है आई वुड से दे आर वेरी स्मार्ट, ये बहुत जल्दी म्यूटेट करता है। तो अभी इसका तो ये एक स्टडी ये भी चल रहा है कि जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनको जब वायरस से वो जो प्रभावित होते हैं समझो, तो वहाँ जेनेटिक वेरिएशन ज्यादा होता है। तो ये भी है, अभी भी डोंट नो कि कितने वेरिएशन और हमको देखना है, पर फिलहाल 4 वेरिएशन वायरस से ऑलरेडी इंडिया में, जैसे ब्राजीलियन। ये जिन चार वेरिएंट्स का आप जिक्र कर रहे हैं डॉक्टर मयूर, हम ये मान लें कि संक्रामकता का जो स्तर है इनका वो पुराने वाले से नए वाले का ज्यादा है, बढ़ा हुआ है, ये मान लें पहले वाले की तुलना में दूसरे का उससे भी ज्यादा, तीसरे का उससे भी ज्यादा और चौथे यानी उत्तरोत्तर रूप से बढ़ रहा है सक्सेसिवली। जी जी सही है, लेकिन 4 जितने भी स्ट्रेन आ जाए इसको स्प्रेड होने से बचाने का एक ही तरीका है जी, मास्क पहनिए और हाथ धोइए। अगर ये फॉलो किया जाए तो कितनी भी खतरनाक स्ट्रेन आ जाए हम उसको मात दे सकते हैं, वैक्सीन से हम उसको मात दे सकते हैं। तो हमको ये जानना ज्यादा जरूरी नहीं कि कितने स्ट्रेन आ गए, ये बहुत फैल रही है, हमको ये जानना जरूरी है कि इससे बचना कैसे है। घर से बाहर ना निकले, अगर बहुत ज्यादा जरूरत है इमरजेंसी तो ही जाइए। अभी तो कितने डॉक्टर्स ऑनलाइन कंसल्टिंग लेते हैं, तो आपको ओपीडी जाने का भी जरूरत नहीं है फॉलोअप के लिए, डॉक्टर लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन दे रहे हैं और बहुत ज्यादा इससे संक्रमण जो है कम हो रहा है। अगर आप हॉस्पिटल में जाना प्रिवेंट करेंगे छोटी छोटी चीजों के लिए, जैसे कि सिंपल सर्दी है, हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, सिंपल चीजों के लिए अस्पताल जाना अवॉइड कीजिए। पहले ऑनलाइन कंसल्टिंग लीजिए अपने डॉक्टर से, अगर वो कहते हैं कि हाँ आइए हमको आके दिखाना पड़ेगा, देन आप जाके उनको दिखाइए। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि कितना भी स्ट्रेन खतरनाक आ जाए उसको रोकने के तरीके है, और वो वही 2-3 सिंपल तरीके है। बाहर मत जाइए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क पहनिए और हाथ धोइए। चलिए लौटूंगा मैं आपके पास डॉक्टर मयूर, मैं आपका रुख करूंगा यहाँ पर मनीष जी कि आप इस पूरे कोविड के का जो फैलाव इस वक्त हम नए सिरे से देख रहे हैं, एक बार फिर से स्टीप राइज हो रहा है और अस्पतालों की हालत बहुत ख़राब है। मतलब उसकी बानगी अगर पेश करूं तो इतने हृदय विदारक दृश्य हैं, इतने हृदय विदारक दृश्य हैं कि हॉस्पिटल के बाहर स्ट्रेचर पर एक बेटी अपने पिता को लेकर बार बार प्रार्थनाएं कर रही हैं कि जल्दी से इनको इलाज मुहैया कराया जाए, लेकिन 1 घंटे तक कुछ नहीं होता और अंततः वो उनके पिता हॉस्पिटल के बाहर दम तोड़ देते हैं। अभी एक वीडियो में आपको लखनऊ का ऐसा दिखा सकता हूं जिसमें जैसे बहुत ज़्यादा ट्रेनों में जब भीड़ होती है तो टिकट विंडो पे जिस तरह से लोग जुटे हुए होते हैं, वैसे कोविड की जांच का फॉर्म लेने के लिए लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल में लोग जुटे हुए हैं। ये जो हालात इतने ज़्यादा ख़राब हुए हैं, आपको क्या लगता है इसमें सरकारों का दोष ज़्यादा माने हम या हम अधिकारियों का दोष ज़्यादा माने? देखिए, सरकार का दोष मानना तो बहुत आसान है, कभी भी किसी भी सरकार को दोषी ठहराया जा सकता है। जो सरकार चला रहा है उसको भी पता होता है वो कितना पेन और इश्यूज हैंडल कर रहा होता है। व्यवस्था का दोष तो देखिए है ही, हमारे देश में कोई भी सरकारी व्यवस्था जहां सरकारी कर्मचारी ब्यूरोक्रेट्स हों बहुत सुदृढ़, बहुत एग्रेसिव, डायनामिक नहीं रही है। तो मैं ये कहूँगा कि इस महामारी के काल में अगर हम व्यवस्था को थोड़ा फास्ट कर दें तो ये प्रॉब्लम कुछ हद तक सुलझ जाएगी, सारी नहीं सुलझेगी। मैं अभी एक प्राइवेट हॉस्पिटल से आ रहा, मेरे मित्र डॉक्टर हैं, तो मैं खुद का भी टेस्ट करा के आया था, नेगेटिव हूँ भगवान की कृपा से। उन्होंने बड़ा बड़ा बोर्ड लगा रखा है, बेड खाली नहीं है, और उनके बिल्कुल पड़ोसी का फोन आता है, वो कहते हैं भैया मैं क्या करूं, 70 बेड की मेरी कैपेसिटी और 120 लोग मेरे अंदर लेटे हैं, अब मैं इससे ज्यादा क्या ले जाऊं। और ये लगभग कमोबेश हर हॉस्पिटल की ये स्थिति है। यहां हमें सबसे बड़ा रोल देखना होगा अपना, यानी मेरा, हम सब का और हमारे परिवार का। हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कैसे लगातार हाथ धोए, डॉक्टर जैसा डॉक्टर मयूर ने कहा, हाथ धोए, मास्क लगाएं। मैं डॉक्टर मयूर से पूछना चाहता था कि मेरे घर में जैसे काम वाली आती है और काम वाली आती है, वो एक ही मास्क रोज लगाए रहती हैं कपड़े का, तो क्या ये ठीक है? जैसे वो गए, घर पहुंचे और शाम को उन्होंने मास्क कोने में डाल दिया और सुबह जब निकले तो मास्क लगा लिया, क्या ये ठीक है या क्या ये खतरनाक है? क्योंकि हम लोग बगैर धोए हम लगे हाथ ले लेते हैं। डॉक्टर मयूर बताएं। बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है साहब। मेरे हिसाब से कपड़े का मास्क जो है काफी सस्ता आता है, तो इनको 2 या 3 मास्क अपने पास रखना चाहिए, और अगर नेक्स्ट डे ये आ रहे हैं तो फर्स्ट वाला मास्क धोने में डालना चाहिए।
इससे क्या है, फोमाइट जो मास्क के फोमाइट हो सकते हैं पुराने, तो उसको गलती से भी अगर वो लोग छू ले घर पे खुद और फिर अपने चेहरे को छू ले तो वो फैल सकता है। और ये आपने बहुत सही पॉइंट उठाया कि उनको मास्क चेंज करना चाहिए अगर वही मास्क पूरा दिन पहने हैं तो। यानी ये फैलाने में मास्क का भी बहुत बड़ा रोल है। यानी जब मैं अपने घर पहुंचूं तो मैं अपना मास्क सावधानी से मनीष सीधे जी, डाल दूं। अब आप खुद अपनी तरफ से उनको 2-3 मास्क जो है गिफ्ट कर देना। बिल्कुल, ये मैं ठीक है। आपसे रुक करूंगा यहाँ पर। ऋचा जी, आप क्या देखती हैं अगर इस तरीके का ये स्प्रेड इतनी तेजी से फैल रहा है, सरकारों से गलतियां कहाँ हुई हैं आपके हिसाब से? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी सरकारों से गलतियां नहीं, हमारे पास SOP सबके पास आती रही, लेकिन हम लोग इस मुगालते में हमेशा रहते कि मुझे कोरोना नहीं हो सकता। तो ये एक जो साइकोलॉजी हम हिंदुस्तानियों में कुछ ज़्यादा ही है। और सब लोगों ने सोचा कि हम जो है काढ़ा पी लेंगे, तुलसी खा लेंगे, गिलोय खा लेंगे तो हमें जो है कोरोना नहीं हो सकता। मेरा मानना यह है कि पहले तो हम अच्छे से हिष्ट पुष्ट रहें, व्यायाम करें और कभी भी इस मुगालते में ना रहें, इस गलतफहमी में ना रहें कि हमें कोरोना नहीं हो सकता। हम में से किसी को सही भी बात कोरोना है। हो लेकिन सकता है। ऋचा जी, मैंने ये बात इसलिए पूछी सरकारों की गलती वाली क्योंकि आपको पर्याप्त वक्त दिया गया था। जी, आपने सीखने लॉकडाउन के लिए। लगाया था और वो लॉकडाउन लगाने के पीछे मंशा यही थी कि जितना लॉकडाउन होगा और जितना ज्यादा गुंजाइश हमको मिलेगी कोविड को संभालने के लिए, तब तक हम अपने अस्पतालों में पर्याप्त इंतजामात कर लेंगे, चाहे वो PPE किट्स के रूप में हो या इक्विपमेंट के रूप में हो, ऑक्सीजन सिलेंडर्स के रूप में हो। लेकिन अब वैसी स्थिति देखने को नहीं मिल रही है। आपने ये नोट देखा होगा कि एक जमाने में हम सारी सोशल मीडिया पर तस्वीरें देखते थे कि रेलवे के जो डिब्बे हैं उन कोच को कन्वर्ट किया गया है हॉस्पिटल के अंदर और बिस्तर बनाए गए हैं ताकि हॉस्पिटल उसमें एडमिट किया जा सके। लेकिन अब हालात तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में और सरकारी हॉस्पिटल में इस तरह के आ रहे हैं, तो वो कहाँ गए वो सारे कोच? देखिए, वो तो मैं उस बारे में टिप्पणी नहीं कर सकती कि वो कोच कहाँ गए, इसलिए कहीं ना कहीं सरकार पर तो शायद रेलवे जो है अब चालू हो चुकी है। प्रोफेसर आर.एन. दुबे। हाँ, मैं देखिए इसमें 2 बातें हैं, 3 एग्जाम्पल है, एक अमेरिका, दूसरा चीन और तीसरा इंडिया। अमेरिका के पास पूरी फैसिलिटी है, विश्व का सबसे पैसे वाला, सबसे सुविधा वाला देश है, सबसे ज़्यादा सफरर है, सबको पता है। चाइना सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, रोग वहीं शुरू हुआ, वहाँ क्या कंडीशन है। और इंडिया में लोकतंत्र है। ये तीनों कैरेक्टर बताता हूँ मैं कि सम टाइम लगता है कि डेमोक्रेसी जो है हर्ट करती है लोग। बिल्कुल ठीक कहा। इस देश में जब लॉकडाउन हुआ था, पूरी सरकारों ने कहा भैया अभी भी संभल के रहो। किसी ने कहा कि ख़त्म हो गया, तो कहा यहाँ एक नया नैरेटिव पैदा किया गया कि हमारे यहाँ लोगों को पहले से टीका लगता था, इस पर असर ही नहीं पड़ेगा। ये तो मोदी फजूल का बोलता है, ये तो हमारे पहले का जो टीका लगा था उसके असर का यहाँ फैल नहीं रहा है, और वो टीका कहाँ चला गया। तो एक नैरेटिव जो है पढ़े लिखो लोगों ने, मैं उनको उस वर्ग का नाम नहीं लेना चाहता, जो मोदी विरोध के नाम पे उनका काम ही है कि हर सही को गलत करना। जी बिल्कुल ठीक। वो एक इंटेलेक्चुअल है, उनको हम दोष देना चाहते हैं। चीन ने अपने यहाँ देखिए डिक्टेटरशिप है ना, वहाँ पत्ता नहीं हिलता, एक शहर से दूसरे शहर जाने के लेना पड़ता है। हमारे यहाँ कोई ऐसा करेंगे, अरे तो यहाँ तो डिक्टेटरशिप आ गई। इस समय डिक्टेटरशिप की जरूरत है, मैं बता दूंगा आपको। और ऐसे ऐसा नहीं, मैं बताऊँ, मैंने ये मतलब नहीं कि आप गोली मार दो, मतलब कि अगर आप ये फॉलो नहीं कर रहे हैं तो स्ट्रिक्ट से आपको सख्त एक्शन होगा, क्योंकि आप अपने खतरे में नहीं रह रहे हैं, दूसरे को उसके पीछे भी दुबे साहब कई सारी बातें हैं। एक और इशू है दूसरा, जो भाई साहब जो एक्सपर्ट हैं उनसे पूछना चाहूँगा कि एक घर में मान लीजिए एक आदमी आइसोलेशन में है, उसको कोरोना पॉजिटिव है, वो उसके घर में 4 मेंबर हैं, व्हाट शुड दे डू? क्या सब हमेशा मास्क लगाए रहें? क्या उससे इंटरेक्शन कैसे करें? क्या घर में कैसे इन्फेक्शन रोक सकते हैं? इसमें लोगों को बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि अस्पतालों में जगह नहीं है। सरकार भी डिस्करेज कर रही है कि अस्पताल में आने के लिए, अब लोग घर में रहेंगे तो और फैलाएंगे। डॉक्टर मयूर यहाँ पर प्रोफेसर दुबे ये जानना चाहते हैं, आपने सवाल सुना होगा, मैं दोहरा देता हूं कि अगर घर में एक परिजन अगर कोविड संक्रमित हो गया है और आपने किसी कमरे में उनको आइसोलेट कर दिया है और उनके सारे कामकाज आपको ही अंजाम दिए जाने हैं, तो परिजनों को किस किस्म की सावधानियां हर वक्त बरतनी चाहिए? बहुत बढ़िया सवाल है। ये वही चीज है कि जो संक्रमित जिनको हुआ है कोरोना, उनकी जब आप सेवा करते हो तो जिसको हुआ है उसमें और जो उनकी सेवा कर रहे हैं उन्होंने, दोनों में मास्क पहनना बहुत जरूरी है। इससे ट्रांसमिशन का चांस 95% से कम हो जाता है। और कोई भी चीज आप उनके साथ शेयर कर रहे हो तो आपको शेयर कर रहे हो या उनको आप दे रहे हो, खाने की परोस रहे हो, वही थाली आप उठा रहे हो, तो फोमाइट्स को हटाने के लिए साबुन से 20 सेकंड तक हाथ धोना है। साबुन और सोप वाटर और हैंड का कांटेक्ट 20 सेकंड होना चाहिए। इससे कोरोना वायरस
जो कोई भी वायरस हो, फ्लू वायरस इज डेड। तो सोप वाटर से हैंड वॉश इज वो बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबने मास्क पहनना चाहिए घर में, क्योंकि मैंने बताया कि नया स्ट्रेन संक्रमण बहुत ज्यादा करता है, तो इसका चांस फैलने का बहुत ज्यादा है। मैं और 2 पॉइंट आपको उठाना चाहता था, जो ऋचा मैडम ने पॉइंट उठाया था जी कि एक मैं ये बताना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत सही पॉइंट उठाया कि लोग हमारे ओपीडी में रोज 5 पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको हमको लगता है कि कोरोना है, हमको बताते हैं तो एक्सेप्टेंस नहीं है, लोग मानते नहीं कि हमको कोरोना है। इससे क्या हो रहा है कि लोग बहुत लेट डॉक्टर के पास जा रहे हैं, जब उनका बुखार बहुत तेज हो जा रहा है या बहुत ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो जा रहा है, और ऐसी स्थिति में उनको बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर बचा भी लिया तो वेंटिलेटर में उनको रहने का दिन बहुत ज्यादा लग जाते हैं, इसके कारण दूसरों को बेड नहीं मिल पाता है। डॉक्टर साहब, बहुत जरूरी मैं एक और सवाल यहाँ पर ऐड करूंगा, आप जरा संक्षेप में जवाब दें कि ये जितने स्ट्रेन नए नए आ रहे हैं, इनके लक्षणों में भी क्या डिफरेंस है? आपको ऐसा लग रहा है कि जो पेशेंट्स आ रहे हैं, पहले जो कोरोना के आते थे वो डिफरेंट लक्षण वाले होते थे, तो अभी जो ताजा स्ट्रेन है वो कैसे लोग पहचाने कि उनको कोरोना हो सकता है? जी, मैं दूसरी चीज पे आ रहा था कि बात की अभी जो है ना कोरोना जो नया स्ट्रेन है उसके जो सिम्टम्स है वो बहुत अलग है जी। तो हमने देखा कि बहुत पेशेंट्स बहुत दिनों तक बिना किसी सिम्टम के रह रहे हैं और अचानक से ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप कर रहा है। अच्छा। क्योंकि ये बाकी सिम्टम पहचान नहीं पा रहे, जैसे ये नया वायरस हेडेक कॉज कर रहा है, सर दर्द हो सकता है, पेट में दर्द होना, जुलाब होना, ये 3 इसके नए स्ट्रेन के जो है दिखावा है या सिम्टम्स हैं। जो पहले का है वो भी है, बुखार आना, सर्दी होना, खांसी होना, और खांसी अगर बिना रुकावट के आ रही है, लंबी देर तक खांसी आ रही है, तो आपको इमरजेंसी में डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपना ऑक्सीजन तो क्या सीटी स्कैन कराना चाहिए डॉक्टर साहब? सीटी स्कैन कराना चाहिए फेफड़े का? बहुत अच्छा पॉइंट है। सीटी स्कैन का एक्चुअली क्या हो रहा है कि सारे सीटी स्कैन सेंटर जो है वो ओवरलोडेड है। एक सेंटर जहाँ पहले 4 या 5 सीटी स्कैन होते हैं, आज 150 से 200 सीटी स्कैन कर रहे हैं दिन में। तो सीटी स्कैन हर एक का नहीं कराना है, जब आपका डॉक्टर एडवाइस करे कि आपको सीटी स्कैन कराना है तो कराना चाहिए। अगर आपका कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आया है और आपको खांसी है या बुखार है, तो पॉजिटिव रिपोर्ट आने से 7 दिन तक अगर सिम्टम्स है तो आपको सीटी स्कैन कराना चाहिए, क्योंकि 7वें दिन से 12वां दिन इस इन्फेक्शन का सबसे खतरनाक पीरियड है। 7वें से 12वें दिन में पेशेंट की हालत बहुत खराब हो रही है। बात बिल्कुल स्पष्ट है डॉक्टर मयूर यहाँ पर कि हमारे पास, आम आदमी के पास सावधानी बरतने के अलावा और कोई चारा नहीं है। इसलिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसको कहा जाता है, या कोविड संबंधी सावधानियां जिनको कहा जाता है, उनको पूरे मनोयोग से आप अपनाइए और अपने अपनों को भी और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित कीजिए कि वो तमाम सारी सावधानियां अपनाएं जिनसे कोरोना का प्रसार रोका जा सके। बचाव ही यहाँ पर असली उपाय है। फिलहाल बड़ी बहस में मेरे साथ इतना ही। अपने सभी मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करेंगे। डॉक्टर मयूर जैन, महत्वपूर्ण जानकारी आपने हम तक पहुंचाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष जी, ऋचा सूद जी और प्रोफेसर RN दुबे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार फिर से वो सारा प्रोटोकॉल याद कर लीजिए जो हम सब ने पिछले साल इन्हीं दिनों में सीखा था जब कोविड का भारत में आगमन हुआ था, क्योंकि इस वक्त कोविड जिस स्टेज में है वो भारत में भीषणतम स्थिति है। बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होते हैं।